गुड मॉर्निंग बॉयज एंड गर्ल्स। कल हमने साइंस के अंदर पढ़ा था रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण की विशेषता और रासायनिक समीकरण की क्या सीमा है, उसकी क्या कमियां है, वो हमने कल पढ़ी थी। आज हम उसी पार्ट 6 के अंदर आगे पढ़ते हैं। पार्ट 6 के अंदर आगे हम पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ द्रव्यमान संरक्षण का नियम। वैसे हमने कल पढ़ लिया था, आज वापस पढ़ लेते हैं। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, फिर हम इसके रासायनिक अभिक्रिया के बारे में आज पढ़ेंगे। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या था? मैंने आपको क्या कहा था कि अभिकारक तथा उत्पाद, अभिकारक तथा उत्पाद की जो द्रव्यमान संख्या है वो क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। तो द्रव्यमान संरक्षण का मतलब क्या है? अभिकारक तथा उत्पाद का कुल द्रव्यमान, अभिकारक तथा उत्पाद का कुल द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। यानी अभिकारक का कुल द्रव्यमान और उत्पाद का कुल द्रव्यमान कैसा होना चाहिए? बराबर। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या है कि अभिकारक तथा उत्पाद का जो कुल द्रव्यमान है वो कैसा होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे मैंने लिया Mg मैग्नीशियम प्लस उसकी रिएक्शन हमने किससे करवाई? O2 से करवाई, ऑक्सीजन से करवाई। तो बताओ क्या बनेगा? MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। जब हमने Mg की क्रिया किससे कराई? ऑक्सीजन से कराई। तो क्या बना? MgO बना। आई बात समझ में? इसका मतलब मैंने कितने, अब इसको मैं संतुलित करता हूँ। संतुलित करता हूँ तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 2 है और यहाँ ऑक्सीजन कितना है? 1 है। इसका मतलब 2 करने के लिए मुझे यहाँ क्या लगाना पड़ेगा? 2। यहाँ Mg 1 है और यहाँ ऑक्सीजन 2 है। तो क्या प्रोडक्ट बना हमारे पास? MgO। अब ये जो सूत्र बना है, जो भी हमारा यौगिक बना है, इसके अंदर हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते। यानी अगर हमें इसकी संख्या को, इसकी फ्रीक्वेंसी को पूरा करना है तो उसके आगे हमें संख्या को लगाना पड़ेगा, घटा के या बढ़ा के। तो ऑक्सीजन यहाँ 2 थे, इस ऑक्सीजन को 2 करने के लिए मैंने आगे कितना लगाया है? 2 लगाते ही Mg भी 2 हो गए और ऑक्सीजन भी 2 हो गए। तो Mg यहाँ तो 1 है, इसको पूरा करने के लिए मुझे यहाँ Mg के आगे कितने लगाने पड़ेंगे? 2। तो ये समीकरण कैसा हो गया? संतुलित हो गया। तो समीकरण को हमें पहले संतुलित करना पड़ता है। तो Mg की क्रिया हमने किससे करवाई? ऑक्सीजन से, और क्या बना? MgO। अब हम इसमें द्रव्यमान संरक्षण का नियम देखते हैं। क्या कहा है? अभिकारक तथा उत्पाद का कुल द्रव्यमान क्या होना चाहिए? बराबर। बताओ Mg जो है वो कितने हैं? 2 है। इस Mg का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है? 24। एक Mg का कितना होता है? 24। तो 2 का 24 से गुणा किया तो बताओ कितना हो गया? 48। प्लस इधर देखो ऑक्सीजन कितने हैं? 2 है। एक ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो बताओ कुल मिला के ये कितना हो गया? 16 दूनी 32। दोनों को मैं प्लस करूंगा तो बताओ 48 और 32 मिलके कितने बन गए? 80। इसका मतलब इधर जो द्रव्यमान है, यहाँ द्रव्यमान कितना हो गया? 80 हो गया। सेम उधर भी देख रहे हैं हमें, क्योंकि क्या लिखा है? अभिकारक तथा उत्पाद का कुल द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। तो उसे हम कहते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी द्रव्यमान सुरक्षित रह सकता है, इसका न तो हम निर्माण कर सकते हैं और न ही इसको नष्ट कर सकते हैं। तो अब देखो इधर 2 कोष्टक Mg 1 है तो ये Mg 24। ऑक्सीजन के कितने होता है? 16। तो ये 16 द्रव्यमान संख्या है इसकी। 16 और 24 कितने हो गए? 40। तो 2 × 40 बताओ 40 का 2 से गुणा किया तो 80। इसका मतलब इधर भी 80 और इधर भी 80। इसका मतलब क्या हुआ? द्रव्यमान क्या हो गया? सुरक्षित। यानी अभिकारक का कुल द्रव्यमान और उत्पाद का कुल द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। आई बात समझ में? तो इसे हमने कहा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब हम आगे आज पढ़ते हैं अभिकारक। हमने रासायनिक समीकरण किस तरीके से लिखा जाता है, उसके क्या चरण हैं, उसकी क्या विशेषता है, उसकी क्या सीमा, ये सारी पढ़ ली थी। अब हम पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया और उसके प्रकार। आज पढ़ते हैं रासायनिक अभिक्रिया और उसके क्या पढ़ते हैं? प्रकार। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब कल भी हमने पढ़ा था, जब किसी पदार्थ के अंदर रासायनिक परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक परिवर्तन का मतलब उसके फॉर्मूले में चेंजेज हो जाए, उसका संगठन बदल जाए, तो उसको हम कहते हैं कि इस पदार्थ के अंदर कोई रासायनिक यानी केमिकल रिएक्शंस हुई है। तो इसका मतलब क्या हुआ? पदार्थ में रासायनिक क्या होना? परिवर्तन होना। पदार्थ में क्या होना? रासायनिक परिवर्तन होना।
क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। किसी पदार्थ के अंदर या दो से अधिक पदार्थों के अंदर जब इसके अंदर रासायनिक परिवर्तन होता है तो उसको हम क्या कहते हैं कि निम्न में क्या हुई है? रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जब रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो नए बंध बनते हैं। क्या बनते हैं? नए बंध। नए बंधों का निर्माण होता है। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या होता है? नए बंध बनते हैं। नए बंध बनते हैं और बंध टूटते भी है। नए बंध बनते हैं और बंध टूटते हैं, यानी बंधों का निर्माण भी होता है और बंध क्या होते हैं? टूटते भी है। इन दो का होता है, मतलब एक तो रासायनिक उसके अंदर चेंजेस हुआ, दूसरा क्या हुआ कि बंध बनेंगे और बंध क्या होंगे? टूटेंगे। इसका मतलब उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शंस हुई है। अब इन बंधों के बनने, इन बंधों के टूटने से यहाँ कितने सारी रिएक्शंस होती है वो हम सारी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली जो हम रिएक्शन लेते हैं तो ये रासायनिक अभिक्रिया। अब इस रासायनिक अभिक्रिया अलग अलग तरह की होती है। उसमें सबसे पहली जो हम रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं वो लेते हैं, पहली रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं योगात्मक अभिक्रिया। कौन कौन सी? सबसे पहली योगात्मक। इस योगात्मक का दूसरा नाम क्या है? संयोजन अभिक्रिया भी इसे कहते हैं। इसका एक और नाम क्या है? संयुग्मन भी इसको कहते हैं। तो योगात्मक को, संयोजन को या संयुग्मन अभिक्रिया। तो योगात्मक अभिक्रिया भी हो सकती है, संयोजन अभिक्रिया भी हो सकती है और संयुग्मन अभिक्रिया, सबका नाम एक जैसा है। तो पहली हमने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में कौन सी अभिक्रिया पढ़ी? योगात्मक, संयोजन या संयुग्मन। योगात्मक अभिक्रिया भी कहेंगे, संयोजन भी कह सकते हैं, संयुग्मन। नाम से पता चला है योगात्मक का मतलब योग होना, संयोजन का मतलब भी योग होना, संयुग्मन का मतलब भी योग होना। इसका मतलब, इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी? जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर या पदार्थ अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद बनाए। क्या बनाए? एकल उत्पाद बनाए। आई बात समझ में? तो उसे हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे? योगात्मक अभिक्रिया। क्या कहा है? दो या दो से अधिक जब अभिकारक है, पदार्थ है, जो भी परमाणु वगैरह वो जुड़ते हैं और जब एकल उत्पाद बनाते हैं, एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो उसे हम कौन सी अभिक्रिया करेंगे? योगात्मक अभिक्रिया या फिर संयोजन अभिक्रिया या फिर उसको संयुग्मन अभिक्रिया कहेंगे। तो ये तो हुई इसकी अभिक्रिया। ज्यादातर केमिस्ट्री के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर परिभाषा जितनी इंपॉर्टेंट नहीं होती उतनी उसकी रिएक्शन इंपॉर्टेंट होती है। तो रिएक्शन अगर हम लिखते हैं, उसकी अभिक्रिया लिखते हैं तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो योगात्मक की परिभाषा क्या हुई? नाम से पता चल गया कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़ेंगे, क्या करेंगे? जुड़ेंगे। तो जुड़ने को हम क्या करते हैं? योग होना, संयोजन होना या संयुग्मन होना। तो दो या दो से अधिक अभिकारक जब जुड़ते हैं और एक पदार्थ बनाते हैं, ध्यान रखना प्रोडक्ट कितना बनेगा? एकल। एकल उत्पाद बनेगा, ये ध्यान रखना। प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? एकल। एकल उत्पाद जब बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? योगात्मक अभिक्रिया। दो नहीं, एक प्रोडक्ट का निर्माण होना। अभिकारक में बहुत सारे पार्टिकल्स हो सकते हैं, बहुत सारे पदार्थ हो सकते हैं, लेकिन निर्माण किसका होगा? एकल उत्पाद का। अब देखो पहली रिएक्शन जैसे मैं पढ़ता हूं, सबसे पहला मैं पढ़ता हूं कोयले का दहन। ये रिएक्शन याद रखना, किसका दहन? कोयले का दहन। ये हमने कल भी पढ़ा है। कोयले के दहन में कौन सी रिएक्शन आएगी? ये कार्बन प्लस किसकी? ऑक्सीजन। कोयले को हम क्या कहते हैं? कार्बन कहते हैं। किस रूप में होता है? सॉलिड रूप में। ऑक्सीजन किस रूप में होता है? गैस। तो कोयले का जब दहन करते हैं, कोयले को जलाते हैं, किसमें जलाते हैं? ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो जलाते हैं। कोयला, लकड़ी वगैरह, कोयला वगैरह जलाना, तो क्या बनता है बताओ? कौन सी गैस बनती है? CO2 गैस बनती है। तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई? देखो, दो अभिकारक मिले और एक उत्पाद कौन बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन और ऑक्सीजन के संयोग से क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब ये कौन सी अभिक्रिया है? योगात्मक अभिक्रिया। दूसरी देखो अभिक्रिया, HCl का बनना। किसका बनना? HCl का बनना। देखो HCl में H2 Cl2 दोनों मिलके क्या बनाते हैं? HCl बनाते हैं। बताओ यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? दो। हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये भी क्या है? गैस। ये भी क्या है? गैस। आई बात समझ में? और ये HCl सॉलिड रूप में हो सकता है।
समझ गए। तो H2 और Cl2 मिलकर क्या बनाया, 2HCl बनाया, ये 2HCl हो गया। आई बात में, तो H2 और Cl2 मिलकर क्या बनाया, 2HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण किया। यहाँ हाइड्रोजन 2 थे, Cl2 संतुलित करने के लिए यहाँ हमें 2 लगाने पड़ेंगे, तो हाइड्रोजन भी 2 हो गए, क्लोरीन भी 2 हो गए, तो ये बन गया HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर क्या बन गया, HCl। तो यहाँ क्या हुआ, 2 पदार्थ मिले और एक नए पदार्थ का निर्माण किया। तो क्या लिखा, 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट भी मतलब अभिकारक हो सकते हैं, रिएक्टेंट, और एक नए प्रोडक्ट का निर्माण करेंगे। तो ये हो गया। तीसरा हम बताते हैं एग्जाम्पल। तीसरा क्या है, मैग्नीशियम का जलना, मैग्नीशियम के फीते का जलना, मैग्नीशियम का जलना। बताओ ये भी कौन सी रिएक्शन है, Mg+O2 क्या बना, MgO। बताओ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ क्या लगा दिया, 2, Mg के आगे भी 2, ये हो गया। आई बात समझ में, ये हो गया तीसरी रिएक्शन। चौथी रिएक्शन बताऊं, जल का निर्माण। किसका निर्माण, जल का निर्माण। तो बताओ जल के निर्माण में क्या आ जाएगा, H2 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, O2 आ जाएगा। तो क्या बनेगा बताओ, H2O। क्या बनेगा, H2O। H2 क्या हो गई, गैस हो गई। ये किस रूप में, गैस रूप में। बताओ ये किस रूप में, लिक्विड रूप में। ये इसकी स्टेट हमने लिखी है, इसकी भौतिक अवस्था लिख दी है। तो H2 गैस रूप में, O2 गैस रूप में, और H2O किस में बना, लिक्विड रूप में बना। तो जल का निर्माण हुआ। बताओ यहाँ H2 कितने हैं, 2, इधर भी कितने हैं, 2। ऑक्सीजन यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 ही है। तो इसको 2 करने के लिए क्या 2, क्योंकि इस फॉर्मूले में तो कोई चेंज नहीं हो सकता, तो इसके आगे 2 लगाया। बताओ 2 लगाने पर ऑक्सीजन तो बन गया, लेकिन हाइड्रोजन कितने बन गए, 2 दूनी 4। तो बताओ यहाँ पर भी 4 करने पड़ेंगे। 4 करने के लिए इसके आगे कितना लगाना पड़ेगा, 2। तो इसका हम लोग 2 दूनी 4 हो गया हाइड्रोजन, इधर भी 4, ऑक्सीजन 2, उधर भी ऑक्सीजन। क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार अभिकारक में अणुओं की संख्या और उत्पाद में अणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो कोयले का दहन, HCl का बढ़ना, Mg का जलना, Mg फीते का जलना, और फिर जल का निर्माण। साथ ही साथ अगला देखते हैं। ये हो गया चौथा। अब देखते हैं पांचवा, गंधक का दहन। गंधक किसे कहते हैं, सल्फर। तो सल्फर किस रूप में होता है, सॉलिड रूप में। प्लस किससे क्रिया करेगा, ऑक्सीजन। दहन का मतलब ऑक्सीजन से क्रिया, और क्या बनाएगा बताओ, SO2। SO2 किस रूप में होती है, गैस रूप में। समीकरण संतुलित ही है तो इसको संतुलित करने की जरूरत नहीं है। तो गंधक का दहन, सल्फर और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाया, SO2। तो 2 पदार्थ मिले, एक नए प्रोडक्ट का निर्माण किया। 2 अभिकारक मिले, एक नए पदार्थ का निर्माण किया। इसका मतलब इन सभी में क्या कर रहे हैं, 2 या 2 से अधिक एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट एक और देखो रिएक्शन, एक और है एथीन का हाइड्रोजनीकरण। बहुत ही पूछा हुआ है सवाल में, एथीन का हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण, एथीन का हाइड्रोजनीकरण, ये भी कौन सी रिएक्शन है, योगात्मक रिएक्शन है। एथीन का हाइड्रोजन का मतलब, एथीन किसे कहते हैं हम, एथीन कहते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसको हम क्या कहते हैं, एथीन। क्या कहते हैं, एथीन। 2 कार्बन को हम कहते हैं आगे हम केमिस्ट्री का जो पार्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर सारी हम इसके बारे में डिस्कस। 2 कार्बन को, एक कार्बन को हम क्या कहते हैं, मैथ, और 2 कार्बन को हम क्या कहते हैं, एथ, और डबल बॉन्ड होता है उसको इन कहते हैं। तो ये क्या बन गया, एथीन। ये अभी याद रखो, इसको एथीन है ये। एक कार्बन को हम क्या कहते हैं, मैथ, और 2 कार्बन जो होते हैं उसको क्या कहते हैं हम, एथ, और जब डबल बॉन्ड होता है तो क्या जुड़ता है, इन। तो बताओ यहाँ 2 कार्बन है, एक और एक 2, डबल बॉन्ड भी जुड़ा हुआ है तो इसको इन हुआ। तो बताओ नाम क्या बन गया, इसमें जुड़ गया तो एथीन, इसलिए एथीन। इसका हाइड्रोजनीकरण का मतलब किससे अभिक्रिया, H2 से। एथीन का हाइड्रोजनीकरण का मतलब किससे अभिक्रिया, हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन से अभिक्रिया हुई तो बताओ क्या बन जाएगा, जब हाइड्रोजन से ये रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है, ये एथीन। ये भी गैस रूप में है और हाइड्रोजन भी किस में है, गैस रूप में। तो देखो क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा। मैंने अभी कहा कि बॉन्ड टूटते हैं और बनते हैं, तो ये बॉन्ड बन के इधर आ जाएगा। तो बताओ क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, CH3। हाइड्रोजन जुड़ेगा, एक बॉन्ड यहाँ आएगा, और ये इस तरीके से बन जाएगा अपने पास CH3 और CH3। इसे हम कहते हैं एथेन। क्या कहते हैं, एथेन। 2 कार्बन को एथ, और सिंगल बॉन्ड जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, एन। तो नाम क्या बन गया, एथेन। तो एथीन के हाइड्रोजनीकरण, अब इसमें कौन भाग लेता है, ध्यान रखना, इसमें निकल उत्प्रेरक जो है, निकल उत्प्रेरक वो इसमें भाग लेता है। कितने केल्विन ताप पर, 473 केल्विन ताप देना पड़ता है। कितना दाब देना पड़ता है, तो 100 एटमॉस्फेयर इसमें क्या देना चाहिए, दाब।
आई बात समझ में। तो ये रिएक्शन निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो एथिन का हाइड्रोजन किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है, तो ये भी ध्यान रखना निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। आई बात समझ में। तो वनस्पति घी का जो निर्माण करते हैं उसमें भी निकल उत्प्रेरक चाहिए। वनस्पति घी के निर्माण में किसका उत्प्रेरक, निकल उत्प्रेरक, तो सेम इसमें भी निकल उत्प्रेरक का उत्प्रेरक। तो एथिन का हाइड्रोजनीकरण का मतलब एथिन की अभिक्रिया किससे, हाइड्रोजन से करा के क्या बनेगा, एथेन बनेगा। कितने, निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में 473 केल्विन और 100 एटीएम दाब इसकी आवश्यकता होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, कई बार परीक्षा में पूछा कि एथिन के हाइड्रोजन की रिएक्शन लिखो। तो एथिन की अभिक्रिया किससे, हाइड्रोजन से करा के क्या बना, एथेन बना। आई बात समझ में। तो ये सारी रिएक्शन किसकी है, योगात्मक संयोजन या संयुग्मन अभिक्रिया इसे हम कह सकते हैं। दो पदार्थ मिले, नए पदार्थ, एकल उत्पाद का निर्माण हुआ। दो पदार्थ मिले, एकल उत्पाद का निर्माण हुआ। दो पदार्थ मिले, एकल उत्पाद का निर्माण हुआ। दो पदार्थ मिले, एकल उत्पाद का, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ जब मिलते हैं और एक एकल उत्पाद, एक प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया या फिर संयोजन अभिक्रिया या फिर संयुग्मन। एक ही नाम है इनका, किसी भी नाम से हमें प्रश्न पूछ सकते हैं। तो जब ये सवाल आए तो हम क्या लिखेंगे, पहले उसकी परिभाषा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उस अभिक्रिया को हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। और जब रिएक्शन लिखनी है तो कार्बन की ऑक्सीजन से CO2 बनना, H2 और Cl2 मिलकर HCl को बनाना, Mg और O2 मिलकर MgO बनाना, H2 और O2 मिलकर जल का निर्माण करना और S और O2 मिलकर सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण। ये सल्फर है और ये ऑक्सीजन है, किसका निर्माण किया, सल्फर डाइऑक्साइड। और एथिन का किससे, हाइड्रोजनीकरण H2 से अभिक्रिया करके क्या बना, एथेन बना। तो ये किसकी अभिक्रिया हो गई, योगात्मक अभिक्रिया हो गई। अब हम दूसरी इसकी रिएक्शन पढ़ते हैं, वो है विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। ये तो थी कौन सी अभिक्रिया, ये थी योगात्मक संयोजन या फिर संयुग्मन अभिक्रिया भी हम इसको कहते हैं। अब कौन सी अभिक्रिया पढ़ते हैं हम, विस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो दूसरी रिएक्शन हम पढ़ते हैं, कौन सी रिएक्शन, विस्थापन अभिक्रिया। इसको विस्थापन को या फिर प्रतिस्थापन को एक ही बात है। अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या फिर प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया में देखो क्या नाम से पता चल रहा है, मैथ्स में कैसे प्रतिस्थापन होता है, एक में से हटा के दूसरे में मान रखना। मैथ्स में आपने प्रतिस्थापन रिएक्शन पढ़ी है, किस तरीके से होती है, एक में से मान x का मान लेके दूसरे में रखना, सेम वैसा का वैसा ये भी है विस्थापन। विस्थापन का मतलब किसी यौगिक के अणु के एक परमाणु को, एक परमाणु या समूह के स्थान पर दूसरे परमाणु या समूह का विस्थापन होना, कौन सी अभिक्रिया कहलाता है, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। क्या है परिभाषा, किसी यौगिक के एक अणु के परमाणु या समूह के स्थान पर, यानी कोई भी धातु हो सकता है, परमाणु हो सकता है, तत्व के स्थान पर दूसरा तत्व आ जाए और उसको प्रतिस्थापित कर सकते, उसको बाहर कर दे, तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे, विस्थापन अभिक्रिया। तो किसी यौगिक के एक अणु के एक परमाणु या समूह के स्थान पर किसी दूसरे परमाणु का आना और उसको बाहर कर देना क्या कहलाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे रिएक्शन हम पढ़ते हैं, पहली रिएक्शन पढ़ते हैं, देखो जिंक की अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट से कराऊंगा। जिंक की अभिक्रिया किससे कराऊंगा, कॉपर सल्फेट से। जिंक धातु है और ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। अब इसकी क्रिया कराएंगे तो क्या करेगा, जिंक जो होता है वो इसके स्थान पे आ जाएगा और इस कॉपर को क्या कर देगा, बाहर, इस कॉपर को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो क्या बनाएगा बताओ, जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो क्या हुआ, देखो अभी हमने क्या कहा है कि ये यौगिक का ये परमाणु
उसके स्थान पे कौन आ गया, जिंक आ गया ना, जिंक इसके स्थान पे आ गया, इसको क्या कर दिया, बाहर कर दिया, तो क्या बना, जिंक सल्फेट और कॉपर बना। तो इस अभिक्रिया को हमने कौन सी अभिक्रिया किया, विस्थापन या प्रतिस्थापन, यानी इसको बाहर कर दिया और खुद उसके साथ जाके जुड़ गया और क्या बना दिया, जिंक सल्फेट और कॉपर बना दिया। तो इस अभिक्रिया में क्या कहा हमने कि यौगिक के एक अणु या परमाणु या समूह के स्थान पर दूसरे परमाणु या समूह का विस्थापन होना, यानी इसको तो कर दिया बाहर और ये खुद उसके आगे जुड़ गया। लेकिन ये भी एक कंडीशन के तौर पे होता है, क्या होता है कि अगर ये जो धातु है वो इससे अगर क्रियाशील है तो इसको बाहर कर सकती है, वरना नहीं कर सकती। आई बात समझ में, अगर ये धातु जो है वो इससे अधिक क्रियाशील है तो इसको बाहर कर सकती है, क्योंकि जिंक धातु कॉपर से अधिक क्रियाशील होती है, इसलिए इसको क्या कर दिया, बाहर, और खुद उसके जाके जुड़ गया। दूसरी रिएक्शन पढ़ू मैं, तो देखो Fe की क्रिया अगर मैं कॉपर सल्फेट से कराऊं तो बताओ क्या बनेगा, ये Fe इसके साथ जुड़ जाएगा और कॉपर को क्या कर देगा, बाहर कर देगा। तो बताओ क्या बन जाएगा, FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस कॉपर, इसको बाहर कर दिया। तो फेरस किसके साथ जुड़ गया, कॉपर, क्यों, क्योंकि फेरस जो ये आयरन है वो इस कॉपर से ज्यादा शक्तिशाली है, ज्यादा क्रियाशील है, क्रियाशीलता के क्रम में सबसे ज्यादा है, तो ये बाहर कर दिया। तो आई बात समझ में, इसका मतलब क्या हुआ कि इस विस्थापन अभिक्रिया के में और भी लिख सकते कि एक क्रियाशील धातु है वो अपने से कम क्रियाशील धातु को क्या कर देती है, बाहर कर देती है, कि एक यौगिक के एक क्रियाशील धातु है वो अपने से कम क्रियाशील धातु को क्या कर देती है, बाहर कर देती है और खुद उसके साथ जुड़ जाती है। तो इस अभिक्रिया को हम कौन सी अभिक्रिया कहेंगे, विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। यानी ये थोड़ी क्रियाशील है किससे, कॉपर से, फेरस किससे है, कॉपर से, तो इसको कॉपर को बाहर कर देगा। लेकिन इसके लिए हमें क्रियाशीलता का क्रम आना चाहिए कि कौन ज्यादा क्रियाशील है, कौन ज्यादा क्रियाशील नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एक बताता हूं, वो ध्यान रखना। क्रियाशीलता की मैं श्रेणी बताता हूं आपको, क्रियाशीलता का क्रम बताता हूं, क्रियाशीलता का क्रम, ये ध्यान रखना कि क्रियाशीलता में कौन सबसे अधिक क्रियाशील है, कौन कम क्रिया, तो इसकी एक श्रेणी है, क्रियाशीलता के क्रम की क्या है, एक श्रेणी, कौन सी, देखो कि श्रेणी कौन सी है, तो ध्यान रखना, काना, कार, मांगे, अल्टो, जैन, फरारी, प्रभु है, क्यू, हसो और आग लगाओ, क्यों हसो आग लगाओ, इसका मतलब सबसे ऊपर कौन है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, अर्जेंटिनम और ऑरम यानी सोना। तो ये सक्रियता की श्रेणी में। अब देखो इस हाइड्रोजन से ऊपर ऊपर वाली जो ये वाले हैं ये बहुत अधिक क्रियाशील है, कैसी धातु है, क्रियाशील धातु, और इससे नीचे ये थोड़ी कम क्रियाशील धातु है, ये कम क्रियाशील है। तो हाइड्रोजन से ऊपर याद कैसे करना है, देखो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, Hg, मरकरी, अर्जेंटिनम, ऑरम। अब याद कैसे रखो, कान्हा, कार, मांगे, अल्टो, जैन, फरारी, प्रभु, है, क्यू, हसो, आग लगाओ, ओ से आया AU। तो कैसे याद करना है, काना, कार, मांगे, अल्टो, जैन, फरारी, प्रभु, है, क्यू, हसो, आग लगाओ, प्रभु, क्यों हसो, आग लगाओ। तो ये इस तरीके की इसी सक्रियता, ताकि आपको याद रखे। देखो अब इस रिएक्शन को देखो, जिंक है वो कॉपर से क्रियाशील है, देखो जिंक कहाँ आ रहा है, यहाँ पर, कॉपर कहाँ आ रहा है, यहाँ पर, यानी ये ज्यादा क्रियाशील है, ये कम क्रियाशील है, इसलिए जिंक ने कॉपर को बाहर कर दिया। फेरस देखो, फेरस ने भी कॉपर को क्या कर दिया, बाहर कर दिया, क्योंकि फेरस ऊपर है और कॉपर कहाँ पर है, नीचे है, तो फेरस भी ये। अब मुझे ये बताओ कि अगर मैं ऐसा लिखूं, कॉपर प्लस ZnSO4, तो बताओ क्या इससे ये बनेगा, CuSO4 प्लस जिंक बनेगा, ये बनेगा कि नहीं बनेगा। देखो कॉपर, कॉपर क्या आ रहा है, इसके पास आ रहा है, किसको हटा रहा है, जिंक को। तो बताओ भाई क्या कॉपर जिंक को हटा सकता है, कॉपर तो नीचे और जिंक कहाँ है, ऊपर है, जिंक ज्यादा क्रियाशील है और कॉपर कम क्रियाशील है, तो कॉपर
कि औकात ही नहीं है कि जिंक को हटा पाए। इसका मतलब देखो कॉपर इसके साथ आ रहा है, जिंक को हटा रहा है, बाहर कर रहा है, खुद कॉपर सल्फेट बन रहा है, जिंक को बाहर कर रहा है, तो भाई जिंक तो क्रियाशीलता की श्रेणी में ऊपर है, इसका मतलब कॉपर जिंक को नहीं हटा सकता, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। कभी कभी ऐसा भी पूछता है कि निम्न में से कौन सी रिएक्शन होगी और कौन सी रिएक्शन नहीं होगी, तो ये दोनों रिएक्शन तो होगी, ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कॉपर जो होता है वो जिंक से कम क्रियाशील है, तो जिंक को ये इस सल्फेट से साथ से नहीं हटा सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाली जो रिएक्शन होगी वो नहीं होगी। मुझे ये बताओ क्या ये रिएक्शन हो सकती है Fe प्लस ZnSO4, इससे क्या FeSO4 प्लस Zn बन सकता है क्या? बताओ। Fe क्या जिंक को हटा सकता है? जिंक तो ऊपर है, Fe नीचे है, इसका मतलब Fe जो है वो जिंक को बाहर नहीं कर सकता, तो ये वाली भी रिएक्शन नहीं होगी। आई बात समझ में? क्योंकि Fe जो है वो अधिक कम क्रियाशील है किससे? जिंक से, तो जिंक तो ऊपर आता है फिर Fe आता है, इसका मतलब जो जिंक है वो फेरस से अधिक क्रियाशील है, इसका मतलब Fe जिंक को नहीं हटा सकता, तो ये वाली रिएक्शन भी नहीं होगी। तो ये जो दोनों रिएक्शन है, ये वाली रिएक्शन, ये कौन सी रिएक्शन कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया के बारे में हमने क्या पढ़ा कि किसी यौगिक के अणु के एक परमाणु या समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु आ जाना या समूह प्रतिस्थापित हो जाना या आ जाना, उसको हटा देना धातु को और उसकी जगह खुद आके जुड़ जाना, लेकिन कब? जब वो ज्यादा क्रियाशील होगी और दूसरी धातु जो है वो कम क्रियाशील होगी तो उसको हटा सकता है, वरना नहीं हटा सकता। तो ये क्रियाशीलता का क्रम है जो आपको याद रखना है। वापस ध्यान रहो, काना कार मांगे अल्टो जैन फरारी प्रभु है क्यों हंसो आग लगाओ, इस तरीके से इसको याद भी आप रख सकते हैं। ये सारी क्रियाशील धातु है, ये कम क्रियाशील है, जैसे सोना और चांदी ये कम क्रियाशील होता है प्रकृति, इसलिए हम गहने जो होते हैं वो सोने और चांदी के ज्यादातर बनाते हैं, क्योंकि ये किसी के साथ कोई रिएक्शन ज्यादा नहीं करते हैं। तो ये हमारी रिएक्शन कौन सी हुई? विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुई। तो आई बात समझ में? आज हमने क्या पढ़ा है? एक तो संयोजन युगात्मक अभिक्रिया के एग्जाम्पल देखे और विस्थापन और प्रतिस्थापन के देखे, क्रियाशीलता की श्रेणी हमने देखी कि क्रियाशीलता की श्रेणी क्या होती है। कल हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया है, इनको आप एक बार रिवाइज करना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में आपको रिएक्शन देंगे और पूछेंगे ये रिएक्शन किसकी है बताओ, या ये पूछ ले कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, तो हमें इस तरीके से आपको याद रखना है कि ये रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन नहीं होती है, कौन सी युगात्मक की है, कौन सी विस्थापन अभिक्रिया की रिएक्शन है। कई बार परीक्षा में प्रश्न जब हम बोर्ड के क्वेश्चंस करेंगे तब आपको सारा पता चल जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। अब हम नेक्स्ट कल पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।